Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 8 of class 6 civics, and the chapter's name is Rural Livelihoods. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Rural Livelihood. So जैसा कि आपको नेम से ही पता चलता है कि हम रूरल एरिया के बारे में बात करेंगे। रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, जो गांव वाला इलाका होता है, एंड लाइवलीहुड मतलब होता है आजीविका। आजीविका मतलब कि आप किस तरह पैसा कमा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो किस तरह अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा कमाते हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो अपने जीवन को चला सकें। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि कैसे अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी होती है, लोग जो है वो किस किस तरह डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पर डाइवर्सिटी होती है, रीजन के बेसिस पर डाइवर्सिटी होती है, रिलीजन के बेसिस पर भी लोग अलग होते हैं, लैंग्वेज कल्चरल हो गया, कल्चर के बेसिस पर लोग अलग होते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होती है। और एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने उसमें पढ़ा था वो था रीजन, कि किस तरह जो लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ही डाइवर्स होती है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि जो इलाका जहाँ पे वो रह रहे हैं वो प्लेस लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सो एक प्लेस जो है वो दूसरे प्लेस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, ऑल्टीट्यूड की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से प्लेसेस जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अब क्योंकि हर एक प्लेस के अपनी अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, इस वजह से वहाँ पे उगने वाले जो प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब ये सभी चीज़ सिर्फ एक प्लेस सिर्फ इंसानों की लाइफ को ही इन्फ्लुएंस नहीं करता, जबकि वहाँ पे रहने वाले जानवरों के, प्लांट्स वगैरह की, सबकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है वो प्लेस, और इस वजह से डाइवर्सिटी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपना जीवन चलाते हैं। वी विल लुक एट डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेजेस, कि किस तरह वो लोग क्या क्या वो काम करते हैं और फिर उन काम से वो पैसा कमाते हैं। और जैसा कि हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ा था कि क्या लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, हमने समीर 1 समीर 2 की कहानी पढ़ी थी। तो इस चैप्टर में भी हम ये देखेंगे कि क्या लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, डू दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और उनके लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, जो उनकी जीवन की परिस्थितियां हैं, उनमें क्या समानताएं, क्या सिमिलरिटीज हैं, और क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। So first of all, look at this picture and tell me what are the different activities you can see people are doing. So जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉल है, यहाँ पे कोई सब्जी बेच रहा है, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, यहाँ पे साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे जैसे गन्ने की खेती है, यहाँ पे कोई फूल वगैरह चुन रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर बीइंग डन हियर। एंड अब इसमें से ये बताओ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो फार्मिंग से रिलेटेड है। सो जैसा कि इधर पे हो गया, यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे भी वो फूल वगैरह चुन रही है, तो ये भी उससे रिलेटेड है। कालपट्टू विलेज। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ कालपट्टू विलेज। तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो कालपट्टू विलेज में रहने वाले लोग थे वो किस किस तरह का काम कर रहे थे, वो किस किस तरह की एक्टिविटीज में इंक्लूड थे। तो एक तरह से पूरा सीन दर्शाया गया है इसमें। सो कालपट्टू जो गांव है वो तमिलनाडु में सी कोस्ट के पास है, और यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसा कि बाकी सभी विलेजेस में होता है, यहाँ पे भी लोग जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी इंक्लूड हैं, जैसे कि बास्केट बनाना हो गया, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट। सो इन सभी कामों में भी लोग इंक्लूड हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गया, लोहार हो गया, नर्सेस, टीचर्स, वॉशमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मशीन्स एंड सो ऑन। तो अलग अलग तरह की सर्विसेज जो है वो लोग गांव में प्रोवाइड करते हैं। और फिर शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स भी हैं। अब जब लोग एक जगह पर रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी। लोगों को अपना जीवन चलाना है तो हर चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। उन्हें बीमारी भी होगी तो फिर नर्सिंग होम्स वगैरह की ज़रूरत होगी। अगर उन्हें सब कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो कपड़ों की दुकानें होंगी, ट्रेडर्स वगैरह होंगे।
तो इस तरह से लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ पे लोग काम करते हैं। सो इन द मेन स्ट्रीट, जो मेन गली होती है वो एकदम बाजार की तरह लगती है, और वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जैसे कि चाय की दुकान हो गई, ग्रोसरी शॉप हो गई, बार्बर शॉप हो गई, क्लोथ शॉप हो गई, टेलर टू फर्टिलाइजर एंड शीट शॉप्स। तो ये अलग अलग तरह की शॉप्स आपको देखने मिलेंगी मेन स्ट्रीट में। सो कालीपट्टू विलेज में 4 टी शॉप्स हैं जो कि टिफिन भी बेचती हैं, और वो टिफिन में क्या क्या देते हैं, वो टिफिन मतलब ये नहीं कि सिर्फ डब्बा, टिफिन मतलब जो खाना है, ठीक है, वो देती हैं लोगों को। सो टिफिन में क्या क्या देते हैं, इडली, डोसा एंड उपमा, ये सब मॉर्निंग में देते हैं। और इवनिंग में वो क्या क्या देते हैं, इवनिंग में वो स्नैक्स जैसे वड़ई, बोंडा एंड मैसूर पाक देते हैं। और टी शॉप्स के पास ही कॉर्नर में एक ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है, और उनका घर जो है वही उनकी वर्कशॉप है, मतलब वो वहीं पर रहते हैं और वहीं पर अपना काम भी करते हैं। और ब्लैक स्मिथ के घर के साइड में जो है वो एक साइकिल की दुकान है, वहाँ पे साइकिल हायर पे भी दी जाती हैं और रिपेयर शॉप भी है वो। एंड इस गांव में 2 फैमिलीज हैं जो कि कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाती हैं, और इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह काम करते हैं पास के विलेजेस में, और कुछ लोग लॉरी ड्राइवर्स हैं। ठीक है, अब ये जो कालपट्टू विलेज है ये चारों तरफ से एक जो लो हिल्स होते हैं उनसे सराउंडेड है, और यहाँ की मेन क्रॉप जो उगाई जाती है वो है पैडी, जिसे आप राइस भी कहते हैं, तो वो यहाँ पे उगाई जाती है। और ज़्यादातर फैमिलीज जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही अपने जीवन चलाती हैं। देन देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। कॉटन, शुगर केन एंड प्लेंटेन आर ऑल्सो ग्रोन एंड देयर आर मैंगो ऑर्चार्ड्स। सो यहाँ पे अलग अलग तरह की, मतलब पैडी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों की खेती की जाती है। यहाँ पे कॉटन उगाई जाती है, कोकोनट के पेड़ हैं, यहाँ पे कोकोनट ग्रोव्स हैं, शुगर केन भी उगाया जाता है। प्लेंटेन, प्लेंटेन जो है वो क्या होता है, वो केले से रिलेटेड होता है, ठीक है, एक स्टार्ची बनाना लाइक फ्रूट होता है जिसे कि हमेशा पका के खाया जाता है। तो इन सब चीज़ों की भी खेती होती है। एंड अगले सेक्शन में हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, जो कि कालपट्टू विलेज में रहते थे और वो फार्मिंग करते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें जानेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ तुलसी। सो अभी तक हमने कालपट्टू विलेज के बारे में जाना है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो किस किस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। वहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती थी एंड फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करी जाती थी। वहाँ पे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स थी, साइकिल रिपेयर शॉप, टेलरिंग शॉप, टी स्टॉल एंड ऑल। और इसके अलावा लोग जैसे बास्केट मेकिंग, यूटेंसिल मेकिंग, तो इन सब एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे। एंड वहाँ पे जो मेन क्रॉप उगाई जाती थी वो थी पैडी, एंड इसके अलावा भी काफ़ी क्रॉप्स उगाई जाती थी, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, मैंगो ऑर्चार्ड थे, वहाँ पे कोकोनट ग्रोव्स थे। तो ये सभी एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व थे। तो अब हम स्टोरी पढ़ेंगे तुलसी की, जो कि एक लैंडलेस लेबरर हैं, एंड हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो तुलसी हैं वो अपनी लिविंग कैसे अर्न करती हैं, और कालपट्टू विलेज में एक नॉर्मल लैंडलेस लेबरर की लाइफ किस तरह की होती थी। सो तुलसी बताती हैं कि हम सभी लोग रामलिंगम की लैंड पर काम करते हैं, और रामलिंगम के पास 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड है। जो पैडी फील्ड है वो 20 एकड़ के हैं रामलिंगम के पास कालपट्टू विलेज में, ठीक है। और तुलसी बताती हैं कि जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले भी मैं पैडी फील्ड्स में काम करती थी, अपने मायके में, अपने पेरेंटल विलेज में भी मैं पैडी फील्ड्स में ही काम करती थी। फिर वो बताती हैं कि मैं 8:30 बजे से, सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक काम करती हूँ, और करुथम्मा जो कि रामलिंगम की वाइफ हैं वो हमारे काम को सुपरवाइज करती हैं, वो देखते रहती हैं कि सभी लोग काम सही से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर वो बताती हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। तो जिस टाइम पे तुलसी बात कर रही हैं वो कह रही हैं कि यही टाइम है, यहाँ पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुझे रेगुलर काम मिलता है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं पैडी फील्ड्स में पैडी को ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, और जब ये जो प्लांट हैं वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो रामलिंगम हमें फिर से बुलाएगा वीडिंग करने के लिए, और फाइनली वो एक और बार बुलाएगा हमें हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोल दी गई। ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है कि पैडी, जो धान होता है उसके पहले पौध उगाई जाती हैं, ठीक है, एक साथ सभी पौधे उगाए जाते हैं और उनको बाद में पूरे फील्ड में लगाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोग झुक के कुछ पौधे ऐसे लगा रहे होते हैं फील्ड्स में, तो वो वही ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं।
देन वीडिंग के लिए उन्हें बाद में बुलाएंगे। वीडिंग मतलब कि जैसे जो एक्स्ट्रा घास फूस उग जाती है क्रॉप के साथ, तो उसको हटाना होता है, ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉप के साथ ये सब पौधे भी उगेंगे तो जो न्यूट्रिशंस वगैरह है वो क्रॉप की जगह आधे ये खा जाएंगे। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि जो भी फालतू पौधे हैं, घास फूस उग गई है, तो उनको हटाना होता है। तो वही वीडिंग के लिए उन्हें बाद में बुलाया जाएगा। और उसके बाद हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। फिर तुलसी बोलती कि जब मैं बच्ची थी, जब मैं छोटी थी, तो ये सभी काम मैं बिना किसी दिक्कत के कर लेती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी काम करने में। बट अब क्योंकि मैं थोड़ी बूढ़ी होती जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा देर तक मुझे झुके रहना पड़ रहा है। और अपने पैर जो है वो पैडी के फील्ड में पानी भरा होता है वहाँ पे, ठीक है, तो उस फील्ड में पानी भरा हुआ है। फिर तुलसी को उस भरे हुए पानी में पैर डालने पड़ रहे हैं घंटों तक, और उसके बाद झुक कर ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है। तो ये पूरी जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम दे रही है। पहले तो वो जब बच्ची थी तो ये सभी काम आसानी से हो जाते थे, बट अब वही काम करने में उसको दिक्कत आ रही है। रामलिंगम पेज ₹40 पर डे। तो तुलसी को और बाकी जो लेबरर्स हैं उनको रामलिंगम 40 रुपये देता है पर दिन के हिसाब से। और फिर वो बोलती हैं कि ये थोड़ा कम है जो कि उनके पेरेंटल विलेज में मिलता है, क्यों जैसे वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा मिलता होगा, 40 रुपये से ज़्यादा मिलता होगा। रामलिंगम जो है वो 40 रुपये देता है, जो कि थोड़ा कम है। पर फिर भी वो यहाँ पे काम करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि ताकि जब भी रामलिंगम को ज़रूरत हो तो वो मुझे बुला सके। तो बट आई कम हेयर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देर इज़ वर्क, कि जब भी रामलिंगम को अपने फील्ड्स में कोई काम हो तो वो हमें बुला सके। अब ऐसा होता है ना कि अगर रेगुलरली यही लोग काम करने के लिए जा रहे हैं तो बाद में भी कोई काम पड़ेगा तो इन्हें ही बुलाया जाएगा। अगर ये रेगुलरली नहीं आएंगे तो फिर रामलिंगम क्यों नहीं और को बुला लेगा। तो इसलिए तुलसी यहाँ पर आती है। बट फिर वो कहते हैं कि जो रामलिंगम है वो दूसरों की तरह चीपर लेबर की तलाश में दूसरे विलेजेस में नहीं जाता। मतलब दूसरे लोग क्या करते होंगे कि जहाँ पे भी उन्हें चीपर विलेज, चीपर मतलब चीपर लेबरर, मतलब जैसे रामलिंगम तो 40 रुपये दे रहा है, बट अगर कोई लेबरर मान लो 35 रुपये में रेडी हो रहा है काम करने के लिए, तो वो सस्ता हो गया ना। तो रामलिंगम सस्ते लेबर की तलाश में नहीं जाता इधर उधर, वो अपने ही गाँव के लोगों को बुलाता है और उनको काम करवाता है। तुलसी का जो हस्बैंड है उसका नाम है रमन, और वो भी एक लेबरर ही है। एंड इनके पास कोई भी अपनी लैंड नहीं है, इसीलिए मैं इनको क्या कह रही हूँ, लैंडलेस लेबरर, कि ऐसे लेबरर जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। और इस टाइम पे जो रमन है वो क्या करता है, वो पेस्टिसाइड स्प्रे करता है। पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है कि जैसे फसलों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, ठीक है, तो वो फसल को पूरा खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो उनको हटाने के लिए, उन पेस्ट को मारने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए स्प्रे की जाती है, तो उसको कहते हैं पेस्टिसाइड। तो वही पेस्टिसाइड रमन स्प्रे करता है इस टाइम पे। अब यहाँ पे एक व्हील दिया हुआ है पूरे ईयर का, तो आप देख सकते हो कि जो तुलसी बात कर रही है वो किस टाइम की कर रही है। अभी ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, तो जो तुलसी है अभी वो जुलाई से अगस्त वाले पीरियड में बात कर रही है। तो जून वाले टाइम में क्या किया जाता है, सैपलिंग्स प्रिपेयर की जाती हैं, वही जो मैंने बताया, पौधे पहले प्रिपेयर किए जाते हैं और उसके बाद उन पौधों को अलग अलग पूरा लाइन में खेतों में उगाया जाता है। तो फिर ट्रांसप्लांटिंग कब होती है, जुलाई से अगस्त के महीने में ट्रांसप्लांटिंग होती है। फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में वेडिंग होती है, और उसके बाद नवंबर से दिसंबर के बीच में हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई होती है। बट यू विल नोटिस दैट इन द month of January, February, March, April and May, there is no work for these laborers. And even between these months, there is no regular work. They will be called occasionally. अब ऐसा नहीं है ना कि पूरे एक एक दिन जुलाई अगस्त के पूरे हर एक दिन उनको काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो और उनको पर डे के हिसाब से वेजेस मिलती हैं, तो ऐसा भी नहीं कि पूरे महीने में का बाद में मिलेगा, उन्हें महीने के हिसाब से भी नहीं मिलता। तो डेली जिस दिन उनको काम मिलता है उसी दिन उनको पैसा भी मिलता है। तो इस वजह से उनको हर दिन काम करना पड़ता है, और जिस दिन काम नहीं मिल पाता उस दिन या तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है या फिर किसी कहीं और काम की तलाश में जाना पड़ता है। तो फिर वही आगे तुलसी बताती है, व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड। तो जब फार्म में कोई काम नहीं होता, जब खेतों में कोई काम नहीं होता, तो फिर रमन को कहीं और काम ढूंढने जाना पड़ता है। तो या तो वो जो नदियों से सैंड निकाली जाती है, रेत निकाली जाती है, उनको ढोता है, या फिर जो क्वेरी से स्टोन निकाले जाते हैं, स्टोन तोड़े जाते हैं, तो या तो वो उनको ढोता है। और फिर ये जो रेत और स्टोन है, इनको पास के टाउन में भेजा जाता है घर वगैरह बनाने के लिए। अब तुलसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खेतों में ही काम नहीं करती, खेत में काम करने के अलावा उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि नॉर्मल घर के काम। अब खाना जब तक पकेगा नहीं तब तक खा कैसे पाएंगे, तो वही जो नॉर्मल काम होते हैं, खाना पकाने का, फैमिली की केयर करना, घर को साफ रखना, क्लोथ्स वगैरह धोना, तो ये सभी काम भी तुलसी को करने पड़ते हैं। इसके अलावा
तुलसी गांव की बाकी दूसरी औरतों के साथ पास के फॉरेस्ट में जाती हैं फायरवुड कलेक्ट करने के लिए। फायरवुड मतलब कि जो कि चूल्हे को जलाने के लिए जो लकड़ियां यूज की जाती हैं तो उन्हें कहते हैं फायरवुड। तो वो फायरवुड इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। फिर उनके विलेज में लगभग 1 किलोमीटर दूर एक बोरवेल है, तो वहां पे वो पानी लेने जाती हैं। एंड जो तुलसी के हस्बैंड है रमन, वो भी उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करते हैं, जैसे कि घर के लिए ग्रोसरीज वगैरह लाना, तो उसमें वो तुलसी का हाथ बटाते हैं। तुलसी की बेटियां हैं। फिर तुलसी बताती हैं कि आर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आर लाइफ्स, कि हमारी जो बेटियां हैं जो अभी स्कूल में जाती हैं वो ही हमारी लाइफ का जॉय है, मतलब हमारी लाइफ में जो भी मज़ा है वो उनकी वजह से है। बट पिछले साल क्या हुआ था कि उनमें से एक जो बेटी है वो बीमार पड़ गई थी, और जिस वजह से उसको टाउन में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाना पड़ा था। तो अपनी बेटी के इलाज के लिए उन्होंने रामलिंगम से कुछ पैसे उधार लिए थे, और फिर उस पैसे को चुकाने के लिए उन्हें अपनी एक गाय बेचनी पड़ी थी। अब हमने तुलसी के स्टोरी में देखा कि जो गाँव में रहने वाले पुअर फैमिलीज होती हैं, जो गरीब फैमिलीज होती हैं, उनको काफ़ी सारा टाइम बिताना पड़ता है फायरवुड कलेक्ट करने में, वाटर लाने में, कि जैसे उनके गांव में 1 किलोमीटर दूर पानी था, जो बोरवेल था। अब वहां से पानी लाना कितनी दिक्कत का काम होगा, फायरवुड कलेक्ट करना, ग्रेजिंग देयर कैटल, जो भी उनकी गाय भैंस वगैरह होती हैं उनको चराने के लिए ले जाना पड़ता था। तो खेतों में काम करने के अलावा भी उन्हें काफ़ी सारे काम करने पड़ते थे ताकि वो अपनी आजीविका है उसे प्रॉपर तरीके से चला पाएँ। अब आप देखोगे कि फायरवुड कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग, वाटर ला रहे हैं, अपने कैटल्स को ग्रेज करवा रहे हैं, तो इन सभी एक्टिविटीज से उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बट फिर भी उन्हें वो करनी पड़ रही है। क्यों? ताकि वो अपने घर को चला सकें। ये सभी एक्टिविटीज उन्हें इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि उनके पास इतना इनफ मनी नहीं है कि ताकि वो दूसरी फैसिलिटीज को अवेल कर पाए। अब उन्हें फायरवुड कलेक्ट करने जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना सफिशिएंट मनी नहीं है कि वो गैस वगैरह खरीद पाए। तो इसलिए पहले तो उन्हें लेबरर की तरह बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद अपने घर को बाकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, इवन खाना पकाने के लिए भी लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी, पानी पीना है तो पानी लाना पड़ेगा। तो इन सब एक्टिविटीज़ में भी उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर हम अपनी पूरी कंट्री की बात करें तो जितनी भी रूरल फैमिलीज़ हैं, गांव में रहने वाली फैमिलीज़ हैं, उनका 2/5 जो है वो लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। और इन 2/5 फैमिलीज में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं, छोटे मोटे लैंड है जिसपे वो खेती करते हैं। और बाकी दूसरे लोग जो है वो तुलसी की तरह हैं, जो कि लैंडलेस हैं, जिनके पास अपनी कोई भी लैंड नहीं है और वो दूसरों की लैंड्स में काम करते हैं। अब हमने देखा कि जैसे तुलसी थी तो उसे पूरे साल काम नहीं मिलता था, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स होते थे जिनमें उनको थोड़ा काम मिलता था और बाकी मंथ उनके पास कोई काम नहीं रहता था। तो इसीलिए पूरे साल उनको काम नहीं मिल पाता था, जिस वजह से जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है काम की तलाश में। और ये जो ट्रैवल या फिर माइग्रेशन है ये एक पर्टिकुलर सीजन में होती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा अब काम कहाँ का किस किस टाइम में मिल रहा है, उनको जून वाले टाइम में मिल रहा है, मतलब जून से लेकर दिसंबर तक हम कह सकते हैं उनको थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, बट जनवरी से लेकर मई तक उनके पास कोई काम नहीं है। तो इस वाले पर्टिकुलर इस सीजन में जनवरी से मई के बीच में वो लोग कहीं और जाएंगे काम ढूंढने के लिए, तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है बहुत दूर दूर, उन्हें माइग्रेट भी करना पड़ता है। तो तुलसी की स्टोरी के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह एक लैंडलेस लेबरर को कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कुछ करना पड़ता है ताकि वो 2 वक्त की रोटी कमा पाए। उनकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, जिस दिन उनको काम मिला उसी दिन उनको पैसा मिलेगा और तभी वो अपना पेट भर पाएंगे। और क्योंकि इतनी कम वेजेस होती हैं तो वो सेव वगैरह भी नहीं कर पाते, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी उनके पास इनफ सेविंग्स नहीं होती, तो उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम कालीपट्टू विलेज की कहानी पढ़ रहे थे और हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। वहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती थी और फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती थी, और जो मेन क्रॉप थी वो थी पैडी। और फिर हमने तुलसी की कहानी पढ़ी और देखा कि किस तरह तुलसी को रामलिंगम के खेत में काम करना पड़ता था ताकि वो थोड़ा पैसा कमा पाए, और वो सिर्फ उसे खेतों में ही काम नहीं करना पड़ता था, इसके अलावा अपने घर को चलाने के लिए उन्हें और भी काम करने पड़ते थे, जैसे कि पानी लाना, लकड़ियाँ इकट्ठा करना, तो ये सब काम करने पड़ते थे। और जो तुलसी का हस्बैंड था वो रमन, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, वो पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करता था। और जब काम का टाइम नहीं होता था, जब खेतों में काम नहीं मिलता था, तब वो अलग अलग जगह पे या टाउन्स वगैरह में काम ढूंढने जाता था, या फिर वो जो रिवर से सैंड निकलती है उनको लोड करता था। इस तरह उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी
और वो इतनी मेहनत करने के बाद भी वो इतना सफिशिएंट नहीं कमा पाते थे कि वो थोड़ा बहुत सेव कर पाए अपने डिफिकल्ट टाइम के लिए। नाउ वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ शेखर एंड वी विल लुक दैट द शेखर इज इन बेटर प्लेस देन तुलसी। मतलब कि जो शेखर की जो कंडीशन है वो तुलसी से फिर भी बेटर है। क्यों? क्योंकि शेखर के पास फिर भी कुछ जमीन है, ठीक है। हमने देखा तुलसी के पास तो बिल्कुल भी जमीन नहीं थी, उन्हें दूसरे की जमीन पर काम करना पड़ता था। बट शेखर जो है इसके पास थोड़ी सी जमीन है, इसके पास 2 एकर्स ऑफ जमीन है, राइट। ही हैज 2 एकर्स ऑफ जमीन ऑफ लैंड। तो चलो शेखर से बात करते हैं। तो शेखर बताता है कि उसकी फैमिली ने अभी अभी अपने खेतों की कटाई की है, जो पैडी है अभी अभी उसकी हार्वेस्टिंग की है, और अब पैडी को हार्वेस्ट करने के बाद उन्हें अपने घर पर लाना है। शेखर और उनकी फैमिली मिलकर सारा काम खुद ही कर लेते हैं, उन्हें किन्हीं लेबर्स वगैरह को हायर नहीं करना पड़ता। जैसे रामलिंगम है, उसके पास तो 20 एकड़ जमीन थी, तो उसको बहुत सारे लेबरर्स को हायर करना पड़ता था ताकि वो खेतों में काम करवा पाए। बट क्योंकि शेखर के पास तो है ही बहुत कम जमीन, तो सारा काम उनकी खुद की फैमिली मिलकर कर लेती थी। बट जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता था, जब कटिंग का टाइम आता था, तो वो अपने दूसरे स्मॉल फार्मर्स की हेल्प ले लिया करता था खेतों को कटवाने में, और बदले में वो भी उन लोगों की हेल्प कर देता था उनके फील्ड्स को काटने में, हार्वेस्ट करने में। शेखर जो है वो एक स्मॉल फार्मर है, इसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो इतना पैसा भी ये नहीं कमा पाता। तो शेखर को जो ट्रेडर्स हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ता है लोन के लिए। तो ट्रेडर्स से ये सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज लोन लेते हैं, और इस लोन को वापस देने के लिए इन्हें अपनी जो फसल उगाते हैं ये वो वापस उस ट्रेडर को ही बेचनी होती है। तो मतलब क्या होता है कि लोन देने से पहले ट्रेडर एक कंडीशन रखता है कि मैं तुम्हें लोन तभी दूंगा जब तुम ये सारा जो भी माल है, जो भी तुम उगाओगे, योर क्रॉप, यू हैव टू सेल इट टू मी ओनली, यू कैन नॉट सेल इट टू समवन एल्स और इन द मार्केट। तो ऐसा वो कहता है। और होता क्या है कि जब वो लोगों से जिन्होंने उससे लोन लिया है, जब वो लोग अपनी फसल आके उसे बेचते हैं, तो वो नॉर्मल जो मार्केट प्राइस चल रहा होता है वो उससे कम प्राइस पे उन लोगों को पैसा बेच देता है। अब इसमें क्या होता है, जो लोग लोन ले रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है ना। पहली बात तो वो लोन ले रहे हैं और उस लोन को चुकाने के चक्कर में उन्हें कम पैसा मिल रहा है। अगर वो अपना वही फसल अगर मार्केट में जाके बेचते तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता, फिर उस पैसे से वो अपना लोन भी चुका पाते और फिर भी कुछ उनके पास पैसा बच जाता। बट ये जो ट्रेडर्स हैं ये इनके साथ एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है। वो इनसे कंडीशन रखते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्रेडर, आप बोलोगे तो फिर उस ट्रेडर के पास जाने की क्या जरूरत है, कहीं और से लोन ले लो। अब होता ऐसा है कि जितने भी ट्रेडर हैं उनकी सबकी कंडीशन यही होती है, वो सब यही कंडीशन रखते हैं कि तुम्हें अपनी फसल सिर्फ मुझे बेचनी होगी। और वो पैसा कितना देते हैं, बहुत कम देते हैं उन्हें, जो मार्केट में चल रहा होता है उससे काफी कम प्राइस में उनको वो फसल खरीदते हैं। तो शेखर जो है उसको अपने खेत से लगभग 60 बैग्स ऑफ पैडी मिल पाएगा, और इनमें से कुछ जो है वो ट्रेडर को बेच देगा ताकि उसका लोन सेटल हो जाए, ताकि वो अपना जो भी कर्ज लिया उसको चुका पाए, और जो भी बचेगा फिर वो अपने घर में यूज करेगा। अब जितना भी बचा है उसके पास अपने लोन को सेटल करने के बाद जितने भी बैग्स ऑफ पेडी उसका बचा है, दैट विल लास्ट ओनली 8 मंथ्स। वो 8 महीने तक ही चल पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भूख भी 8 महीने लगेगी, भूख तो 8 महीने के बाद भी लगेगी ना, भूख तो डेली लगती है। तो अब उस टाइम पर जब उनका खाना खत्म हो जाएगा, जब उनका पैडीज खत्म हो जाएंगे, तो उस टाइम पे खाना खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्हें फिर और जगह काम ढूंढना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो शेखर है वो रामलिंगम के राइस मिल में काम करता है, जहाँ पे वो जो आसपास के जो गांव है वहाँ के फार्मर्स से पैडी कलेक्ट करवाता है। तो थोड़ा सा पैसा वो रामलिंगम के मिल से कमा पाता है। और इसके बाद इनके पास एक हाइब्रिड काऊ भी है जिसका ये दूध कोऑपरेटिव में सेल कर देते हैं। मिल्क कोऑपरेटिव जो है वहाँ का लोकल, वहाँ पे वो सेल कर देता है और उससे भी उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। अब एक तरह से हमने 3 लोगों की कहानी पढ़ ली है, भले ही हमने रामलिंगम के बारे में एक अलग से सेक्शन नहीं पढ़ा है, बट शेखर और तुलसी के थ्रू हमने रामलिंगम की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया है। नाउ इफ वी विल कंपेयर दीज 3 पीपल, वी विल लुक दैट तुलसी जो है उनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है, उन्हें लेबरर्स की तरह काम करना पड़ता है और वो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, उन्हें डेली वेज की तरह, वेजर्स की तरह काम करना पड़ता है। फिर हमने शेखर की कहानी देखी। शेखर की कंडीशन जो है वो तुलसी से थोड़ी बेटर है, इनके पास तो भी थोड़ी बहुत जमीन है, इसके पास फिर भी 2 एकड़ ऑफ जमीन है, बट तुलसी के पास वो भी नहीं है। तो शेखर जो है वो अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करता है और उससे थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, बट ये इतना भी बेटर कंडीशन में नहीं है कि सब कुछ बड़े आराम से कर ले। उस जो भी जमीन है इनके पास, उस पर फसल उगाने के लिए भी इनको लोन लेना पड़ता है,
और जब लोन लेते हैं तो और भी बुरी कंडीशन में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडर, रामलिंगम जैसे ट्रेडर जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े जमींदार हैं, वो इनको लोन देते हैं एक कंडीशन पे कि सारा माल जो है वो तुम सिर्फ हमें ही बेचोगे, और जिस वजह से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर शेखर जो है वो बाकी जगह काम करता है, जैसे कि वो रामलिंगम की राइस मिल में काम करता है और उसके पास एक काऊ भी है। तो इस तरह शेखर कमा पाता है। और अगर हम देखें तो रामलिंगम की कंडीशन, तो रामलिंगम जो है उसके पास तो बहुत ही ज्यादा जमीन है, तो वो जमीन से पूरा अपनी फसल वसल उगाता है और मार्केट में बेचता है। और मार्केट में तो ज्यादा पैसा मिलता है उनको, और जो ये लोन वगैरह देते हैं नॉर्मल छोटे फार्मर्स को, उनसे कम पैसे में खरीदते हैं, और जो भी फसल इनको मिलती है उनसे उनको मार्केट में बेच देते हैं, तो इनको और प्रॉफिट मिल जाता है। समझ रहे हो? मान लो मार्केट में रेट चल रहा है 10 रुपीज, तो ये लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, ये लोग उनसे, जिनको इन्होंने लोन दिया है, उनसे कहते हैं कि चलो हम तुम्हें 8 रुपए में हम फसल खरीदेंगे तुमसे। तो 2 रुपए कम में खरीद रहे हैं। और जब ये 8 रुपए में खरीदेंगे, जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने तो 8 रुपए दिए, अब उनके पास फसल आ गई, अब ये जाके मार्केट में बेच देंगे। अब मार्केट में कितना पैसा मिलेगा इन्हें? 10 रुपए। ठीक है, जो मार्केट में लोग खरीदेंगे वो इन ट्रेडर्स को 10 रुपए देंगे, तो इन्हें 2 रुपए का फायदा हो गया कि नहीं? और इन बेचारे स्मॉल ट्रेडर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि नहीं? तो इस तरह से जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, उन्हें काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ता है। ऑन बीइंग इन डेट। सो अभी तक हमने दो लोगों की कहानी पढ़ी, हमने तुलसी की कहानी पढ़ी और हमने शेखर की कहानी पढ़ी। अब दोनों के ही केसेस में हमने देखा कि उन दोनों को लोन लेना पड़ा। तुलसी को भी रामलिंगम से लोन लेना पड़ा था जब उनकी बेटी बीमार हो गई थी, और शेखर को भी अपनी खेती बाड़ी करने के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं उनको खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा ट्रेडर से। अब हमने देखा कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं या जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, इनको लोन लेना पड़ता है लोगों से। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें छोटे फार्मर्स की, जैसे कि शेखर जैसे फार्मर्स, तो इन लोगों को अपनी बेसिक चीजों को खरीदने के लिए, अब इनके पास छोटी जमीन है, कम जमीन है, तो खेती बाड़ी तो फिर भी करनी है, तो ये इतना पैसा नहीं कमा पाते। हमने देखा था शेखर के केस में कि वो जितना भी वो पैडी मिला था उसको अपना लोन चुकाने के बाद, वो सिर्फ 8 महीने तक ही यूज हो पाता, उसके बाद उसके पास वो पैडी खत्म हो जाता। तो वो इतना सफिशिएंट नहीं कमा पाते कि वो अपना पूरे साल का काम अच्छे से चला पाए या थोड़ा और एक्स्ट्रा इनकम कमा पाए। तो इसलिए उनको लोन लेना पड़ता है ताकि वो बेसिक चीजें जैसे कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, तो ऐसी चीजें उन्हें खरीदनी होती है। तो इन चीजों को खरीदने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। अब ये जो लोन है वो किसी बैंक से जाकर नहीं लेते, वो ज्यादातर मनी लैंडर्स से ये लोन लेते हैं। अब आप बोलोगे कि ये बैंक में जाके लोन क्यों नहीं लेते, मनी लैंडर्स के पास ही क्यों लोन लेते हैं? हमने देखा था कि शेखर जैसे फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ता है जब वो मनी लैंडर्स से लोन लेते हैं, तो ये बैंक क्यों नहीं जाते? अब देखो होता क्या है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं गांव में वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए उन्हें बैंक से लोन लेना थोड़ा दिक्कत वाला काम लगता है। दूसरा, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, ऐसी सोच होती है कि उन्हें लगता है कि बैंक से जब वो लोन लेने जाएंगे तो बहुत झंझट होगा, बहुत सारे कागजात प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो 10 दिन बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो बहुत मेहनत का काम होगा, तब जाके कहीं पैसा मिलेगा, तब जाके बैंक हमें लोन देगा। तो कुछ ये भी चीज होती है, लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है, तो इस वजह से भी कुछ लोग बैंक से नहीं लेते। और नॉर्मली कुछ लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि किस तरह बैंक से लोन लेना है, या फिर इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती। इस चक्कर में वो सिर्फ मनी लेंडर से ही लोन लेते हैं ज्यादातर। अब इन लोगों ने लोन तो ले लिया, अब लोन ले लिया, अब उसको चुकाना तो पड़ेगा ही ना, बिना चुकाए तो काम नहीं चलेगा। अब चुकाने का एक माध्यम क्या है उनके पास, एक मात्र तरीका, वो है कि ये लोग अपनी जो भी खेती बाड़ी करेंगे, जो भी इनकी फसल उगेगी, उसको बेच के, वो भी इन्हीं को बेच के अपना लोन सेटल कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हर बार ये जरूरी नहीं होता कि जो भी वो फसल उगाएंगे वो अच्छी ही उगे, हर बार बारिश अच्छी हो और फसल अच्छी आए, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो कभी कभी ऐसी अनसर्टेन कंडीशन भी हो जाती है कि मान लो कभी कोई सीड की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं निकली, तो जब सीड अच्छा नहीं होगा तो फसल भी अच्छी नहीं आएगी, या फिर किसी पेस्ट ने अटैक कर दिया क्रॉप पे, मतलब उनमें फसल में कीड़े लग गए, या फिर किसी साल बारिश ही नहीं हुई, या फिर किसी साल हद से ज्यादा बारिश हो गई, तो इन कारणों से जो पूरी क्रॉप है उसका फेलियर हो सकता है, पूरी क्रॉप बर्बाद हो सकती है। तो जिस वजह से उन्हें इतनी क्रॉप नहीं मिलेगी कि वो अपना लोन सेटल कर पाए। अब जब वो लोन सेटल नहीं कर पाते तो उनकी दिक्कत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि एक फार्मर को अपनी फैमिली को तो चलाना है, फैमिली का तो पेट भरना है, तो
पैसा उनके पास है नहीं, जो भी क्रॉप होनी थी, जो भी उनको लोन सेटल करना था, तो वो कर नहीं पाए, जिस वजह से उन्हें अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कभी कभी क्या होता है कि और लोन लेना पड़ जाता है। मतलब एक तो पहले से ही कर्ज में दबे हुए हैं और उस वजह से और भी उन्हें लोन लेना पड़ रहा है, उसके ऊपर भी और पैसा लेना पड़ रहा है उन्हें। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो लोन का अमाउंट है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि चाहे तुम कितनी फसल उगा लो, कितना ही वो कर लो, वो जो फार्मर है, वो जो लेबरर है, वो अपने लोन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाता, उसको सेटल कर ही नहीं पाता, इतना ज्यादा अमाउंट वो बढ़ जाता है। और जब इस तरह की कंडीशन आती है कि एक फार्मर ने लोन लिया और वो लोन नहीं चुका पाया, और कभी कभी होता है कि एक लोन को चुकाने के लिए उसे और लोन लेना पड़ता है ना। तो कभी कभी ये भी कंडीशन होती है कि एक मनी लेंडर है, उससे लोन लिया और उसका लोन चुकाने के लिए किसी और मनी लेंडर से लोन ले लिया, बट उसके पास तो उतना ही लोन रहा ना, कर्जा तो उसके पास अभी भी है। कभी कभी ये भी कंडीशन हो जाती है। तो जब इस तरह करते करते एक फार्मर कर्ज के तले दबता जाता है, तब हम उसको कहते हैं कि he has caught in debt. दिस इज व्हेन वी कैन से दैट दे आर कॉट इन डेप्ट, कि जब वो कर्ज में एकदम दब चुके हैं, कर्ज में फंस चुके हैं। और इसलिए जो कर्ज है ये हमारे फार्मर्स की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। आपने देखा भी होगा, अगर आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि फार्मर्स का लोन माफ कर दो, फार्मर्स का कर्ज माफ कर दो, इस तरह की बात होती है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जो भी लोन सेटलमेंट है वो किस पर बेस्ड होती है? उनकी क्रॉप पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी क्रॉप ही अच्छी नहीं हो पाती, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो अपना लोन पे कर पाए, तो इसलिए उनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। और कभी कभी इस कर्ज के तले फार्मर्स अपनी जान भी ले लेते हैं। इन सम एरियाज दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन मेनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। तो कभी कभी क्या होता है कि वो फार्मर जो है वो इतना परेशान हो जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, उसको सिर्फ सुसाइड ही एक मात्र रास्ता दिखता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रामलिंगम एंड करुथम्मा। रामलिंगम कौन है? वही जो बड़ा जमींदार है जिसके पास 20 एकड़ जमीन है, और करुथम्मा रामलिंगम की वाइफ है। तो हमने देखा था कि जो तुलसी है वो रामलिंगम के खेतों में काम करती है, और उनके पास कितनी जमीन थी? 20 एकड़ जमीन थी रामलिंगम के पास। अब इनके पास सिर्फ जमीन नहीं है, जमीन के अलावा भी इनके पास और भी तरीके हैं कमाने के। Ramalingham's family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. तो रामलिंगम की फैमिली के पास एक राइस मिल भी है, जिसमें शेखर ने बताया था ना कि वो रामलिंगम की राइस मिल में काम करता है। तो रामलिंगम की फैमिली के पास एक राइस मिल भी है और एक शॉप है, एक दुकान है जिसमें वो सीड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सभी चीजें बेचते हैं। अब राइस मिल को सही से चलाने के लिए कुछ पैसा तो वो खुद का यूज करते हैं और कुछ पैसा वो गवर्नमेंट बैंक से बोरो करते हैं। अब यहाँ देखो, ये किसी और मनी लेंडर से जाके बोरो नहीं कर रहा। नाउ रामलिंगम इज बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक, वो बैंक से जाके बोरो कर रहा है। और जब तुम बैंक से बोरो करते हो तो तुम्हारी एक्सप्लॉइटेशन इतने नहीं होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही रहता है, इतना ज्यादा नहीं होता। तो अपने राइस मिल के लिए रामलिंगम क्या करता है कि अब आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे वो पैडी इकट्ठा करता है, और जो भी राइस प्रोड्यूस होता है उसकी मिल में, उसे वो नियर बाय टाउन्स में ट्रेडर्स को बेच देता है। आसपास के जो टाउन्स हैं उनमें वो बेच देता है, और इसकी वजह से इसकी अच्छी खासी इनकम आ जाती है। दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम। इतनी इनकम इनकी हो जाती है कि इन्हें भूखा ना रहना पड़े, ठीक है, या फिर डेली वेजेस की तरह इन्हें काम नहीं करना पड़ता। ये लोग इतना अच्छा खासा कमा लेते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। So till now we were reading about कालीपट्टू विलेज। हमने देखा कि कालीपट्टू विलेज में रहने वाले फार्मर्स की क्या हालत थी, वो किस तरह अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे। बट अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ओवरऑल इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनकी क्या हालत है, इंडिया में जनरली किस तरह के फार्मर्स पाए जाते हैं। तो ये चीज पर हम इस सेक्शन में ध्यान देंगे, ठीक है। सो कालीपट्टू विलेज में हमने देखा कि हर तरह के फार्मर्स पाए गए। वहां पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे जैसे कि तुलसी थी, एंड कुछ छोटे फार्मर्स थे जैसे कि हमने शेखर की कहानी पढ़ी, और कुछ बड़े फार्मर्स भी थे जैसे कि रामलिंगम। तो हमने तीनों तरह के लोग देखे। एग्रीकल्चरल लेबरर्स कौन होते हैं? जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं होती, उन्हें जैसे लैंडलेस लेबरर्स भी होते हैं जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं होती, और ये जो लेबरर्स हैं वो दूसरों की जमीन पर जाकर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, जमीन है बट छोटी जमीन है। और उसके बाद रामलिंगम जैसे फार्मर्स जो कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर 5 रूरल फैमिली में से 2 फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज होती हैं, ठीक है।
मतलब अगर कोई गांव में 5 फैमिलीज है तो उनमें से 2 फैमिलीज ऐसी होंगी जो कि दूसरों के खेतों पर काम करके अपना जीवन चलाती हैं। सो दूसरे के खेतों पर काम करने से जो भी पैसा मिलता है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड रहते हैं। काम मिल गया तो पैसा भी मिल जाएगा उस दिन का, अगर नहीं मिला तो फिर मुश्किल हो जाती है, नहीं तो कहीं और ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह उनकी हालत होती है। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। तो मतलब जितना भी उनका काम होता है वो किस पर डिपेंड होता है, जो भी वो दूसरों के खेतों पर काम करके कमाते हैं, सिर्फ उस पर डिपेंड होता है। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं होती, जो कि लैंडलेस होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड होती हैं, ठीक है, जिनके पास छोटी होती है लैंड। अब जो लोग छोटे फार्मर्स होते हैं, आप कहोगे ठीक है उनके पास खेत तो है, कम से कम कुछ तो मिलता होगा। मिलता तो है बट इतना नहीं मिल पाता कि जो कि उनकी नीड्स को कंप्लीटली फुलफिल कर पाए, ठीक है। देयर लैंड इज बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स। उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरे तरीके से वो जो भी उनको खेती से मिलता है अपनी छोटी सी लैंड से जो भी वो उगाते हैं, तो वो उनकी नीड्स को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते। जैसे कि हमने शेखर की कहानी पढ़ी थी, तो जो भी उसको पैडी मिला था तो वो पूरे साल नहीं चल पा रहा था, वो सिर्फ 8 महीने चल पाता। अब 8 महीने चल पा रहा है तो उसके बाद का जो समय है उसमें कमाने के लिए, ताकि वो खाना अरेंज कर पाए अपने परिवार के लिए, उन्हें कहीं और भी काम करना पड़ता है। तो या तो वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं या फिर कहीं और काम ढूंढते हैं। तो इस तरह उन्हें सिर्फ उनकी जो लैंड होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है, तो उन्हें कहीं और भी काम ढूंढना पड़ता है। और इंडिया में जो 80% किसान हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मतलब कि इंडिया में अगर 100 फार्मर्स हैं तो 100 में से 80 फार्मर्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है, और 20% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, जो कि बड़े फार्मर्स हैं, जैसे कि रामलिंगम जैसे लोग। अब गांव में जितनी भी जमीन होती है उस जमीन का ज्यादातर हिस्सा बड़े फार्मर्स ही कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। और फिर जो भी उनको फसल मिलती है उसको वो मार्केट में बेच देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। और काफी सारे ऐसे बड़े फार्मर्स होते हैं जिन्होंने अपना साइड का बिजनेस भी चला लिया होता है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ खेती पे ही डिपेंड नहीं होते, उसके साथ साथ वो दूसरा चीज भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अपनी शॉप्स खोल लें, जिसके हमने रामलिंगम के केस में देखा कि वो सीड्स फर्टिलाइजर्स वैसी शॉप खोली हुई थी उसने। या फिर वो मनी लेंडिंग का काम करें, मतलब दूसरों को पैसा उधार पे दे दे तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो उनकी कमाई हो गई। ट्रेडिंग करें वो, ठीक है, व्यापार करें। और स्मॉल फैक्ट्रीज खोल लें अपनी, जैसे कि रामलिंगम की एक मिल भी थी, राइस मिल। तो इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ खेती पे ही डिपेंड नहीं होते, वो लोग फिर अपना और भी बिजनेस खोल लेते हैं जिससे कि वो और एक्स्ट्रा इनकम कमा पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। सो नागालैंड की फेक डिस्ट्रिक्ट के अंडर एक चिजामी विलेज है, और उस विलेज में रहने वाले लोग छागेसांग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ये लोग टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। अब टेरेस कल्टीवेशन से आप क्या सोच रहे हो कि छतों पे वो लोग अपनी फसल उगाते हैं? नहीं, वो लोग क्या करते हैं, जो माउंटेन की या हिल की जो स्लोप होती है उसको वो लोग काट देते हैं और कुछ इस तरह फील्ड्स बना लेते हैं, जैसे कि ऐसे हो गया, ठीक है। सो ये जो फील्ड है कुछ इस तरह वो लोग काट के बना लेते हैं इस स्लोप को, और ये एकदम आप देखोगे सीढ़ियों की तरह लग रहा है, स्टेप्स लग रहे हैं ना एकदम। तो इस तरह वो लोग क्या करते हैं, इनको इस तरह फ्लैट प्लॉट्स बना लेते हैं हील के स्लोप को काट कर। और हर एक जो वो प्लॉट बनाते हैं उसको उसके एज से, यहाँ से आप देखोगे जो ग्रीन ग्रीन बाउंड्री दिख रही है ना आपको, है ना, इनके एज में, तो वो लोग क्या करते हैं, हर एक फ्लैट प्लॉट को थोड़ा सा साइड से उठा देते हैं, उसकी मिट्टी को थोड़ा सा वहां पे इकट्ठा कर देते हैं ताकि पानी को यहाँ पे रोका जा सके। और ये जो सिस्टम है ये राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब वैसे तो जो चिजामी विलेज में रहने वाले लोग हैं उनके अपनी अपनी फील्ड्स हैं, बट वो लोग साथ में काम करते हैं, मिलकर वो लोग एक दूसरे के फील्ड्स पर काम करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 6 से 8 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं और पूरी एक एंटायर माउंटेन साइड ले लेते हैं वीड्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। मतलब वो लोग 6 से 8 लोगों के ग्रुप में बढ़ जाते हैं और सभी लोग अपना अपना एक एरिया ले लेते हैं और वहां से वो वीड्स क्लीन करते हैं। वीड्स क्या होता है, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे फसल के साथ कुछ फालतू पौधे उग जाते हैं खराब, जिनका कोई यूज नहीं होता, ऐसे ही फालतू घास फूस उग गई तो उसको हटाना होता है, तो इसीलिए वो वीड्स कहलाते हैं, वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए ये लोग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और सभी लोग फिर अपना अपना हिस्से पर क्लीन करते हैं वीड्स को। और वो लोग सभी जो ग्रुप हैं, हर एक ग्रुप अपना अपना साथ में मिलकर खाना खाते हैं
और ये काम वो लोग कुछ दिनों तक करते रहते हैं जब तक कि पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। तो इसी तरह वो लोग काम करते हैं। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ टेरेस कल्टीवेशन इज डन। अब कालपट्टू विलेज की कहानी पढ़ते पढ़ते उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स की बात की। छोटे फार्मर्स हो गए, लैंडलेस लेबरर्स हो गए और बड़े फार्मर्स हो गए। तो आप सोचोगे कि क्या विलेजेस में सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स होते हैं, क्या और कोई नहीं होता? नहीं, देखो हमने एकदम शुरू में पढ़ा था कालपट्टू विलेज के शुरुआत में, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ पे और भी लोग थे। वहाँ पे शॉप्स भी खुली हुई थी, वहाँ पे साइकिल रिपेयर की दुकान भी थी, कुछ फिश भी पकड़ रहे थे कुछ लोग। तो अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, ठीक है। सभी लोग एक ही काम पे डिपेंड नहीं हो सकते, सबको अलग अलग जरूरतें होती हैं और सबकी जरूरतों के हिसाब से लोग अलग अलग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फार्मिंग के अलावा रूरल एरियाज में लोग जो जंगलों से वो सामान इकट्ठा करते हैं उस चीज पर वो डिपेंड होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री पे वो डिपेंड रहते हैं। डेयरी प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाते हैं। फिशिंग पे डिपेंड रहते हैं। तो ये सभी चीजों पर भी वो डिपेंड रहते हैं, सिर्फ फार्मिंग पर ही डिपेंड नहीं रहते। सो अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहां पे जो विलेजेस है वहां पर फार्मिंग और जो वो जंगलों से चीजें कलेक्ट करते हैं वो दोनों ही काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके लाइवलीहुड के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पे ही डिपेंड है। वहां के जो लोग हैं वो फार्मिंग भी करते हैं और साथ ही साथ जंगलों से सामान भी इकट्ठा करते हैं। अब कैसा सामान? जैसे महुआ। महुआ जो होता है एक ऐसा पेड़ होता है जिसके फूल भी एडिबल होते हैं और उनसे काफी सारी चीजें बनती हैं। तेंदू लीव्स होते हैं, उसके बाद हनी कलेक्ट करते हैं और फिर इन सभी चीजों को वो कलेक्ट करके ट्रेडर्स को बेच देते हैं। तो इस तरीके से वो अपने कुछ लाइवलीहुड है इस तरह भी अर्न करते हैं। अब कुछ लोग जो है वो पूरी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। जैसे कि जिनके पास ज्यादा गाय भैंस वगैरह हैं तो वो क्या करते हैं, वो सारा दूध इकट्ठा करके या तो विलेज कोऑपरेटिव्स में दे देते हैं, उनको बेच देते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग दूध लेकर किसी पास के टाउन में बेचने चले जाते हैं। तो इस तरह कहीं कहीं पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो दूध है वो उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है। और अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो हमें फिशिंग विलेजेस मिलेंगी, ऐसी विलेजेस जहां पे रहने वाले लोगों की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है फिशिंग। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम एक फिशिंग फैमिली के बारे में जानेंगे। अरुणा एंड परिवेलन की कहानी पढ़ेंगे जो कि पुडुपेट के पास रहते हैं, जो कि कालपट्टू विलेज के ही पास एक विलेज है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट fishing family. Till now we were reading about farming family. So from the next session we will talk about Aruna and Parivelin's story. Aruna and Parivelin. So अभी तक हमने कालपट्टू विलेज की कहानी पढ़ी। So कालपट्टू विलेज के पास ही एक और विलेज है पुडुपेट, एंड पुडुपेट में ही अरुणा एंड परिवेलिन रहते हैं। So इस विलेज में जो भी लोग हैं वो फिशिंग करके ही अपना जीवन चलाते हैं। पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। पुडुपेट में रहने वाले लोग जो है वो मछलियां पकड़ते हैं और उनको बेचकर पैसा कमाते हैं। इनके जो घर हैं वो समुद्र के ही पास हैं और जब हम देखेंगे इनके घर के आसपास चारों तरफ कैटमरीन्स एंड नेट्स बिखरे हुए होते हैं। कैटमरीन्स क्या होते हैं? कैटमरीन्स वो बोट्स होती हैं जिनसे ये फिश पकड़ने जाते हैं, ठीक है। और नेट्स हो गए वो जाले जिनसे वो फिश पकड़ते हैं। तो 7 बजे के लगभग, सुबह के 7 बजे बीच पे बहुत ही ज्यादा हलचल होती है। क्यों होती है बहुत ही ज्यादा हलचल 7 बजे के लगभग? क्योंकि 7 बजे के आसपास ही जो भी लोग मछली पकड़ने के लिए गए होते हैं वो वापस आते हैं। मतलब जो कैटमरीन्स है वो रिटर्न होती हैं, सारी बोट्स वापस आ जाती है मछली पकड़कर। एंड बीच पर जो भी वुमेन होती हैं वो मछली खरीदने के लिए और मछली बेचने के लिए इकट्ठा होने लगती हैं। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा हलचल रहती है इस टाइम। सो अरुणा बोलती हैं, माय हस्बैंड परिवेलिन, माय ब्रदर एंड माय ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे। कि मेरे जो हस्बैंड है परिवेलिन वो और मेरे भाई और मेरे ब्रदर इन लॉ मतलब मेरे हस्बैंड के भाई जो थे आज वो थोड़ा लेट लौटे, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी। वो तीनों साथ में ही कैटमरीन में जाते हैं समुद्र में मछलियां पकड़ने, और जब वो लौटे तो उन्होंने बताया कि वो किसी तूफान में फंस गए थे। तो जब वो लौटते हैं फिश पकड़कर तो अरुणा कुछ मछलियां अपने घर के लिए रख लेती हैं, खाने के लिए रख लेती हैं, और फिर बाकी जो मछलियां होती हैं उनको वो बेच देती हैं। और जो भी रुपया मिलेगा उन मछलियों को बेचकर वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और जो 3 लोग गए थे मछलियां पकड़ने, एक एक हिस्सा तो उन तीनों को मिलेगा, और जो चौथा हिस्सा होगा वो इक्विपमेंट के लिए रख लिया जाएगा। क्योंकि बोट में मछलियां पकड़ने जाते हैं तो नेट से पकड़ी जाती हैं मछलियां, तो उनमें कभी कभी खराबी आ सकती है, तो उनके रिपेयर के लिए, इक्विपमेंट वगैरह के लिए पैसा चाहिए होगा। तो इसलिए जो 4th शेयर है
वो लोग इक्विपमेंट के लिए रख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि सिंस वी ओन द कैटमैरन इंजन एंड नेट्स वी गेट दैट शेयर टू। तो क्योंकि जो बोट है और जो नेट्स वगैरह हैं, बाकी जो इक्विपमेंट हैं वो अरुणा के ही हैं, तो जो चौथा शेयर है वो अरुणा को और परिवेलन को ही मिल जाता है। सो अरुणा एंड परिवेलन ने एक लोन लिया है बैंक से, और उस लोन के पैसे से उन्होंने एक इंजन खरीदा जिसको कि उन्होंने अपने कैटमैरन में लगा दिया, और उससे क्या हुआ, अब कैटमैरन जो है वो और ज्यादा दूर जा सकती है समुद्र में, जिससे वो और ज्यादा मछलियां पकड़ के ला सकते हैं। सो यहाँ पे जो भी बीच पे लोग मछलियां बेचते हैं तो उनसे कुछ लोग मछलियां खरीदते भी हैं। तो उनमें से जो वुमेन है, कुछ वुमेन क्या करती हैं, वो यहाँ से मछलियां खरीदती हैं इन लोगों से, उन्हें अपने बास्केट में कैरी करती हैं और पास के विलेजेस में जाकर वो बेचती हैं। ठीक है, तो इनसे वो मछलियां ले जाती हैं और पास के विलेजेस में बेचती हैं। उसके बाद इन लोगों से ट्रेडर्स भी मछलियां खरीदते हैं जो कि अपनी शॉप्स में उन्हें बेचते हैं। ठीक है, अरुणा बोलती है कि ये जो मछली बेचने का काम है ये मैं दोपहर तक निपटा देती हूँ, और शाम को मेरे हस्बैंड और जो हमारे रिलेटिव हैं, मेरे ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, वो लोग हमारे नेट्स को अनटेंगल करते हैं और उनको रिपेयर करते हैं। कि हो सकता है जैसे पूरा उलझ जाता है नेट, और नेट जो है खराब हो गया हो, उलझ गया हो, तो उस चीज को ठीक करने के लिए वो लोग टाइम लगाते हैं शाम को। और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह 2 बजे वो लोग वापस से निकल जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। और हर साल मॉनसून के महीने में, मॉनसून के टाइम लगभग 4 महीने वो लोग मछलियां पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि इस टाइम पे मछलियां जो है, फिश जो है वो ब्रीड करती हैं, मतलब कि मछलियां जो है वो बच्चे देती हैं। अब अगर इस टाइम पे वो लोग मछलियों को पकड़ने चले जाएंगे तो फिर वो बच्चे जो है वो बड़े नहीं हो पाएंगे, और अगर बड़े नहीं हो पाएंगे तो फिर आने वाले टाइम में वो लोगों को मछलियां नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए वो लोग 4 महीने के लिए मछलियां पकड़ने नहीं जाते। बट ये जो 4 महीने होते हैं ये अरुणा और परिवेलन जैसे और बाकी लोगों के लिए भी काफी तकलीफ लाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो सिर्फ फिशिंग पे ही डिपेंड करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और उनको बेचते हैं, फिर जो पैसा मिलता है उससे खाते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो जो एकमात्र सहारा है फिशिंग, तो वो 4 महीने तक वो पूरा बंद हो जाता है, वो नहीं कर पाते। तो उस टाइम इनके पास पैसा नहीं होता घर चलाने के लिए, बट घर तो चलाना है, तो इसके लिए वो लोग ट्रेडर्स से लोन लेते हैं, पैसा बोरो करते हैं। और जैसा कि हमने सेकर के केस में पढ़ा था कि कैसे जब वो ट्रेडर से लोन लेता है तो ट्रेडर क्या कंडीशन रखता है कि जो भी तुम प्रोड्यूस करोगे उसको मुझे ही बेचोगे, किसी और को जाके नहीं बेच सकते। तो इसी तरह जब अरुणा एंड परिवेलन जब लोन लेते हैं ट्रेडर से, पैसे बोरो करते हैं, तो वो भी यही कंडीशन रखता है कि जो भी तुम मछलियां पकड़ोगे उसे तुम मार्केट में ऑक्शन नहीं करोगे, तुम्हें मुझे ही बेचना होगा। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर एंड कैन नॉट डू आवर ऑक्शन। तो उन्हें कहीं और नहीं बेच सकते, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर को ही बेचना पड़ता है। और अरुणा बताती है कि वो जो महीने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी वाले महीने होते हैं, बड़ा मुश्किल वाला समय होता है वो। और लास्ट ईयर, पिछले साल, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा सफर किया सुनामी की वजह से, क्योंकि समुद्र के पास रह रहे हैं तो वहां पे सुनामी का भी खतरा बना रहता है। तो एक तो ऐसे ही मछली वगैरह नहीं पकड़ पा रहे हैं, ऊपर से सुनामी वगैरह भी आ जाती है, तो उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो इस सेक्शन में हमने एक फिशिंग फैमिली के बारे में जाना कि किस तरह एक फिशिंग फैमिली जो है कितने टाइम पर वो जाती है, एकदम सुबह सुबह 2 बजे वो लोग मछली पकड़ने निकल जाते हैं। उनका पूरा डेली रूटीन क्या होता है, किस तरह उनको साल में कुछ महीनों की दिक्कत आती है और फिर वो लोग लोन लेते हैं और फिर बाद में अपनी मछलियां उन्हीं को बेचनी पड़ती हैं, उन ट्रेडर्स को ही। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ गाँव में रहने वाले कोई फार्मर्स वगैरह सिर्फ वही सफर नहीं करते, और बाकी जो लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, कुछ आप देखोगे तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं, तो उन सबको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव में कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, तो उनको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, उन लोग की लाइफ जो है वो काफी अच्छे से चल जाती है। बट वो लोग जिनका कोई पर्टिकुलर साधन नहीं है पैसा कमाने का, उनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। रूरल लाइवलीहुड्स. So this is the last section of the chapter rural livelihood, and basically this is the conclusion of the whole chapter. So we have studied the stories of different people. We studied the story of तुलसी, हमने शेखर की कहानी पढ़ी, हमने रामलिंगम की कहानी पढ़ी, फिर अरुणा एंड परिवेलन की कहानी पढ़ी। तो हमने देखा कि किस तरह गांव में लोग जो है वो अलग अलग तरीके से अपना जीवन चलाते हैं। एंड गांव में रहने वाले लोग सिर्फ खेती पर ही डिपेंड नहीं होते, वो खेती के अलावा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं वो उन्हें भी करते हैं। सो एक रूरल एरिया में लोग फार्मिंग एक्टिविटीज को में भी इन्वॉल्व रहते हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज मतलब कि जैसे खेती करना, क्रॉप्स उगाना, ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं लोग,
और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे कि फिशिंग हो गया, बास्केट्स वगैरह बनाना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करना, तो ये सभी एक्टिविटीज पे लोग डिपेंड रहते हैं। अब कोई भी काम जो है वो आसान नहीं होता, उनको करने के लिए, पूरा काम करने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है और अलग अलग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें फार्मिंग की, तो जब खेती करते हैं, जब कोई फसल उगाते हैं, तो उनमें बहुत अलग अलग तरह के काम करने होते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, प्रिपेयरिंग द लैंड। तो जिस जमीन पे हम फसल उगाएंगे उसको सबसे पहले तैयार करना होता है फसल उगाने के लिए, ताकि उसमें आसानी से बीज वगैरह उगाए जा सके। उसके बाद सोइंग, जब हम जमीन तैयार कर लेते हैं, लैंड को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद उसमें बीज उगाते हैं, उसे सोइंग कहते हैं। उसके बाद वीडिंग। वीडिंग क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो एकदम फालतू हैं प्लांट्स, उनको निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग, उनको हटाने के प्रोसेस को। तो जब पौधे जो हैं, जब फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो उनके साथ फालतू जो घास फूस है वो भी उग जाती है, तो उसको भी हटाना रहता है। एंड फाइनली जब क्रॉप जो है वो पक जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट करना होता है, उसकी कटाई करनी होती है। तो इस तरह फसल जो है वो तैयार होती है, और उसके बाद भी, हार्वेस्टिंग के बाद भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल सके। अब खेती करने के लिए हम पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब जमीन चाहिए हमें, हवा में तो फसल उगेगी नहीं, तो इसलिए जमीन चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोग आज भी बारिश पर डिपेंड होते हैं कि बारिश आ जाती है तो फिर फसल उसी टाइम में उगाई जाती है। तो इसीलिए जो खेती बाड़ी की जो लाइफ है वो पर्टिकुलर सीजन्स के आसपास ही रिवॉल्व करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बारिश वाले मौसम की बात की, तो बारिश वाले मौसम में क्या होता है, अब क्रॉप उगेगी तो उसके लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, बारिश वाले मौसम के टाइम पर अपनी फसल उगाते हैं। वैसे तो अब इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह भी हो गई हैं, तो जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इरिगेशन वगैरह, तो वहां पे लोग पूरे साल क्रॉप उगाते हैं, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही सिर्फ डिपेंड नहीं रहते। बट जहाँ पे लोगों के पास अभी भी वो फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं है, तो वहां पे लोग आज भी बेसिकली रेन पर ही डिपेंड होते हैं, और इसलिए उनकी लाइफ जो है कुछ सर्टेन सीजन्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। अब जो फार्मर्स होते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि पूरे साल बिजी रहते हैं और इक्वली बिजी रहते हैं। जो एकदम शुरुआत वाला टाइम होता है, बीज उगाने वाला टाइम होता है, उस टाइम बेसिकली वो थोड़े बिजी रहते हैं, और उसके बाद हार्वेस्टिंग वाले टाइम पे वो बिजी रहते हैं। तो मतलब सोइंग एंड हार्वेस्टिंग वाले टाइम पे वो ज्यादा बिजी रहते हैं, और उसके अलावा जो टाइम है उसमें वो इतने बिजी नहीं रहते। अब अलग अलग रीजन्स की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है, तो अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, तो वो अपने एरिया के हिसाब से वो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। बट भले ही वो क्रॉप्स अलग अलग ग्रो करते हैं, बट फिर भी उनकी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, उनके जो रहने का तरीका है, उसमें काफी सारी सिमिलरिटीज हमें नजर आएंगी, ठीक है। अब गांव में रहने वाले लोग किस तरह सरवाइव करेंगे, किस तरह वो कमाएंगे, कितना कमाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी लैंड उनके पास है, कितनी लैंड पे वो कल्टीवेट कर रहे हैं। मतलब एक फार्मर की अगर हम बात करें तो किस तरह की उसकी लाइफ होने वाली है, वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, उसकी लैंड पर, उसके पास कितनी लैंड है, वो कितनी लैंड को कल्टीवेट कर रहा है। तो जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है तो उसको दूसरों के खेतों पर जाके काम करना पड़ता है एज लेबरर। जिसके पास थोड़ी जमीन है तो वो या तो सिर्फ अपने लिए ही उगा पाता है, वो इतना सफिशिएंट नहीं उगा पाता कि वो मार्केट में जाके बेच सके। और अगर बड़े फार्मर्स होते हैं तो वो तो काफी सारा कमा लेते हैं, वो तो इतना उगा भी लेते हैं कि वो घर के लिए भी बचा पाए, और वो इतना भी और एक्स्ट्रा भी हो जाता है उनका ताकि वो उसे बेच पाए। सो ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो अपने लिए भी उगाते हैं और उसको बेचने के लिए भी उगाते हैं। एक तरह से वो मिडिल फार्मर्स हैं, मतलब वो ना ही ज्यादा इतने गरीब हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही उगा पाते हैं, वो लोग इतना भी उगा लेते हैं कि वो उसको सेल कर पाए। बट प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लोगों को सिर्फ ट्रेडर्स को ही बेचना पड़ता है जिनसे उन्होंने लोन लिया है, जिनसे उन्होंने पैसा उधार लिया है। तो क्या होता है कि वो लोग उतना सफिशिएंट अपने लिए भी उगा लेते हैं और इतना भी उगा लेते हैं कि वो ताकि बेच पाए। बट बेचते किसे ही है वो, और ऐसा नहीं कि हर एक कोई बेचता है ट्रेडर्स को, वही लोग बेचते हैं ट्रेडर्स को अपना माल जिन्होंने ट्रेडर से उधार लिया है, तो वो लोग अपना ट्रेडर्स को बेचते हैं।
बहुत सारी फैमिलीज को पैसा बोरो भी करना पड़ता है अपना काम करने के लिए। जैसे हमने सेकर की कहानी पढ़ी थी, तो उसको बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, तो बेसिक चीजों को खरीदने के लिए उसे ट्रेडर से लोन लेना पड़ा था। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों को लोन लेना पड़ता है अपने काम को करने के लिए। या फिर जैसे हमने अरुणा एंड परिवेलन वाली कहानी पढ़ी थी कि जब बीच में 4 महीने वो लोग फिशिंग करने नहीं जाते, मछलियां पकड़ने नहीं जाते, तब उनके पास कोई काम नहीं रहता, तो फिर उन्हें ट्रेडर से उधार लेनी पड़ती है। तो या तो जब उनके पास कोई काम नहीं है तब उनको लोन लेना पड़ता है, या फिर अपने काम को करने के लिए उनके पास जब सफिशिएंट मनी नहीं होता तब भी उन्हें लोन लेना पड़ता है। और रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सभी लोग गरीब हैं, सिर्फ लोन लेना पड़ता है। तो जैसे हमने रामलिंगम की कहानी पढ़ी थी, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बड़े बड़े जो लैंड एरिया है उनको कल्टीवेट करते हैं, उनके पास काफी ज्यादा जमीन होती है, उसके साथ साथ उनके अपने बिजनेस भी होते हैं और वो अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के लोग भी रूरल एरियाज में देखने मिलते हैं। बट हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, फिशिंग फैमिलीज हैं, क्राफ्ट पर्संस हैं, तो इन सभी को ऐसा नहीं होता कि पूरे साल लगातार काम मिलता है। दे डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देमसेल्व्स एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। मतलब उन्हें इतना काम नहीं मिल पाता कि उनके पूरे साल वो लोग को काम मिले, मतलब पूरे साल वो इंगेज रहे, ऐसा नहीं होता। जैसे कि लेबरर की बात करें तो लेबररों को जो बड़े फार्मर्स हैं वो कब बुलाएंगे? बेसिकली सोइंग के टाइम पे बुलाएंगे जब ज्यादा काम होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे बुलाएंगे, बीच में वीडिंग करने के लिए बुला लेंगे। बट बाकी दिन ऐसा नहीं है कि हर एक दिन उनके पास काम करने के लिए है। तो जब काम करने के लिए नहीं होता है तो या तो उन लोगों को और कहीं दूर दूर इलाकों में जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए, या फिर लोन लेकर अपना घर चलाना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है लोगों को। So with this, we come to the end of our chapter number 8 of class 6 civics. I hope this video helped you. And if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Please share this with your friends. So we will meet in the next video. Till then, keep working hard, keep smiling and take care of yourself and your family. Bye bye.